नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज आरपीएससी द्वारा आयोजित 14/9/2021 को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सेकंड का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पेपर सेकंड है जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 200 का था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत था कि नयनार कौन थे। तो नयनार जो है वो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नयनार कौन थे? तो नयनार है ये शिव संत हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। और तीसरा क्वेश्चन है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के अंदर पाए जाते हैं? तो जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है वो 15 से 30 उत्तर दक्षिण, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं, जिसके अंदर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला है विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सर्वोच्च पठार है वो तिब्बत का पठार हो जाएगा। अगर इसके अंदर पामीर सबसे सर्वोच्च पठार पामीर का पठार है, लेकिन पामीर का पठार ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग है वो तिब्बत का पठार हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? शंकुधारी वन का वृक्ष जो स्प्रूस है ये हो जाएगा, फर है ये हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा। जो लास्ट है ये आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन है कि 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1734 में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है यह जगत सिंह ने की थी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बर्मिंघम प्रसिद्ध हैं। तो बर्मिंघम है ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दरा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? यानी कौन सी जो भू आकृति है दरा न होकर के पहाड़ी श्रृंखला है? तो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता है? तो रबड़ का उत्पादन की बात करें, कर्नाटक रबड़ का उत्पादन करता है, केरल रबड़ का उत्पादन करता है, तमिलनाडु रबड़ का उत्पादन करता है, तेलंगाना है ये रबड़ का उत्पादन नहीं करता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो चुंबकीय गुण की बात करें तो वो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटिश तकनीकी जो सहायता से है वो इस्पात संयंत्र है दुर्गापुर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मरमारा सागर है वो कहाँ पर है? मरमारा सागर की बात करें एंजियन सागर एवं काला सागर के बीच में हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण है ये डूंगरपुर जिले के लिए किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है कि किस खनिज से सीमेंट, सादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? यानी किस खनिज से सीमेंट, सादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य जो ताप निरोधक वस्तुएं हैं उसका निर्माण किया जाता है? तो ये इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोलेस्टोनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट। डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना है ये कब प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा 1968। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती हैं? तो केवल गैस का परिवहन है ये हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर हो जाएगी। इसके अंदर सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं
कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हो जाएगी। और जो स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत है ये फ्रांस से हो जाएंगे। और अवशिष्ट शक्तियाँ है ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो इसलिए पहले का मतलब बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, बी सी ए डी ये किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं? तो आपका बी सी ए डी है, ये दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सोनारी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले के अंदर पाई जाती हैं? तो जो सोनारी नस्ल की भेड़ें हैं ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कथन का है कि यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो ये जो कथन है प्रो केसी विहर का हो जाएगा। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद है वो नहीं कर सकता है? तो राज्य इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आधारित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित से किस आधार पर कोई भी है वो विभेद नहीं कर सकता है? तो इसके अंतर्गत लिंग, धर्म, मूल वंश या जाति हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 23 नंबर है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करें तो अपन राजस्थान के अंदर नहीं है। ए और डी तो ऑप्शन ऐसे ही बार हो जाते हैं और गोवा के अंदर भी नहीं है, इसलिए ये भी बार हो गया। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका हैं, इसलिए 24 के अंदर बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 26 नंबर है कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण। जो पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक है वो ग्राम सभा की जो विशेष बैठक है वो बुलाई जा सकती है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जा सकती है, इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचलाऊ सरकार जो कैरेक्टर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया था? तो ये जो सरकार थी हरिदेव जोशी की जो कामचलाऊ सरकार के विरुद्ध है वो विधानसभा के अंदर है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था हरिदेव जोशी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 28 नंबर है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती हैं? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध हो जाएगा। तो विशाखा गाइडलाइन का संबंध है यौन उत्पीड़न को रोकना, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है ये 100 वर्ष हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? भारत का राष्ट्रपति अक्सर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको अपना त्यागपत्र देगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को हो जाएगा
ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कि प्रारंभ में अधिनियम 15 विभागों 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, ये सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया, ये भी सही है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी, ये इनकरेक्ट है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो 35 वर्ष की आयु है वो पूरी कर चुका है। तो इसलिए चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित हो जाएगी। तो जो नरसिम्हन समिति है ये किससे संबंधित है। तो नरसिम्हन जो समिति है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम विषय क्या था। थीम क्या थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो मुख्य थीम थी वो थी मतलब तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्तर वृद्धि हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय संतुलन क्या है। तो सामाजिक न्याय संतुलन है वो क्या है, तो व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 37 है, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो यह 20%, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 38 है, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं क्या कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला और लगभग इन दोनों में से एक हो सकता है, तो मैं करेक्ट नहीं कह सकता हूँ। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 है कि भारत सरकार की पहल योजना संबंधित हैं। तो भारत सरकार की जो पहल योजना है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का जीवन स्तर है, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा भी है, ये तीनों ऑप्शन है। ये पर्यावरण की स्थिति जो मानव विकास सूचकांक एसडीआई का सूचक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो 39 39 नंबर का आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और 41 नंबर है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध और जिनका जन्म डैश की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है कि वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। तो ये जो वित्तीय सहायता के लिए जो पात्र होगी जून 2016 यानी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है जिनका जन्म जून 2016 की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 42, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का जो अनुपात है वो क्या अनुपात है। तो 42 के अंदर सी हो जाएगा आपके 60:40 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 43 नंबर हो जाएगा कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। 43 के अंतर्गत है वो झुंझुनू ने है वो सर्वाधिक अंक राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंतर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं वो झुंझुनू, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है 44, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर। तो राजस्थान की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है ये जालोर की हो जाएगी, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में वन्य जीव योजना प्रारंभ की गई। तो राजस्थान के अंदर वन्य जीव जो नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। तो नवजीवन योजना अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों हेतु है वो की गई थी। इसके अंदर 45 के अंदर है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 है, लेखांकन में समाहित है। तो लेखांकन आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली
उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, ये सही है। लेन देन पर नजर रखना, ये नहीं है। वित्तीय जानकारी देना, ए और सी हो जाएगा। ए और सी किसके अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसके अंदर कर है, सरकारी व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण है, ये बैंक कर है, इसका जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तो वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कि मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो कठोरतम पदार्थ है, दांत का इनेमल परत है, ये सबसे कठोर होती हैं। सी ऑप्शन। थारपारकर है वो किस पशु की नस्ल है? जो थारपारकर है ये गाय की हो जाएगी नस्ल। ए ऑप्शन आपका अकाउंट के अंदर करेक्ट हो जाएगा। और 52 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय की बात करें, निम्न में किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगी राष्ट्रीय आय? साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल यानी जड़ नहीं है? तो इसके अंतर्गत गाजर है, मूली है, शलजम है, आलू है, ये मतलब सब्जी मूल जड़ नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभवतः इकाई है वो बिट हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B1 है वो पानी के अंदर घुलनशील है। ऑप्शन है बी वो करेक्ट हो जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है यह अविका नगर टोंक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि 58 नंबर है, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम नारियो तानीगुची के द्वारा किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नारियो तानीगुची। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो कि 59 क्वेश्चन है, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान सीरी है वो कहाँ पर है? पिलानी के अंदर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वो ओम होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी के दौरान मुक्त होता है? तो एलर्जी के दौरान है वो हिस्टामिन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, कथन दे रखा है कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मतलब इलाके के अंदर बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं वो शिविर के अंदर भोजन, पानी और आश्रय के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है, तो पहली अवधारणा है कि बाढ़ में प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर पर्याप्त सामग्री है तभी तो इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। वो लोग जिनके घर में पानी पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविर में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा, ऐसा इस कथन के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविर में नहीं पहुंच सके, तो राहत शिविर के अंदर नहीं पहुंच सके, तो आप कथन वापस देखिए। बहुत से लोग जो राहत शिविर में भोजन और पानी के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो लोग बचे हुए हैं, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। तो ए और सी और किसके अंतर्गत हैं? केवल 1 और 3 अंतर्निहित है, यह सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक कथन दे रखा है कि पत्तियों का रंग हरा है, क्लोरोफिल कारण है, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। बिल्कुल पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल ही है जो पत्तों में मौजूद हरा एक वर्णक है। तो मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और जो ए आर की सही व्याख्या हो जाएगी। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की
सही व्याख्या है, ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि फुकुशिमा दाइशी जापान न्यूक्लियर त्रस्ती में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स कौन से थे? तो आयोडीन 131, सीजियम 137 हो जाएगा। 4 ऑप्शन है वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 66 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न और शून्य के स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। तो इसके अंतर्गत केवल मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है वो जगह नहीं है। तो इसके अंतर्गत है वो 48 है, ए ऑप्शन है वो सही होगा। और एक निश्चित कूट भाषा के अंदर दे रखा है तो इसके अंतर्गत है वो तस्वीर की डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला है, एक परिवार के सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित है, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, बी एफ का भाई है। तो परिवार के अंदर कुल जो है पुरुष सदस्य कितने हैं? तो ये 4 हो जाएगी, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं? तो दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज 16 है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए बी की आय का अनुपात दे रखा है और आपको पूछना है कि ए की आय है वो रुपयों के अंदर कितनी होगी। जो ए की आय है वो रुपयों के अंदर है वो कितनी होगी? तो ए की आय है 22,400, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या दे रखी है तो इसमें अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या है वो 96,000, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी धन पर निश्चित ब्याज दर दे रखी है और इसके अंदर ब्याज की दर है वो क्या होगी? तो ब्याज की दर है वो 15% हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि 73, त्योनगोंग क्या है? तो ये त्योनगोंग जो है वो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगली दे रखी हैं जो कि 74 है, इसका जो आपका आंसर है वो 2/n, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 के अंदर है 2/n। और अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुशासित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में ये जो पेश है वो किसने किया? तो ये इसका अंदर है नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे जो कि कृषि मंत्री है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा संसद समिति के जो अध्यक्ष थे? 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी मसौदा समिति के जो अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन हो जाएंगे, डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से हैं? तो मीराबाई चानू है ये मणिपुर से हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। और मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट, तो तालचर थर्मल पावर प्लांट है ये ओडिशा के अंदर हो जाएगा, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है 81 अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जो अल अक्सा मस्जिद है ये जेरूसलेम के अंदर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना है, सही कौन सा है? तो इसके अंतर्गत भी है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला करेक्ट आंसर, इसका आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। 2 क्वेश्चन है जो कि नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 85 है, कोविशील्ड क्या है? तो जो कोविशील्ड है ये कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो इसके अंतर्गत आईटी नियम के अंदर 2021 के अंदर ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला है 87, भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में
जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? 7 पदक हो जाएंगे। और जो पैरा ओलंपिक थे इसके अंतर्गत 19 पदक हासिल किए। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीर ली है? तो साराभाई क्रेटर हो जाएगा, ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 89, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को जो है मेवाड़ के अंदर है वो हाकिम का पद दिया गया, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस किस शैली से संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी चित्रकला शैली है ये मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगी, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कालीबंगा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। और मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? तो मानगढ़ जो नरसंहार है यह आपके 1913 के अंदर हुआ, सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मानगढ़ नरसंहार। और अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर चलो का नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। बणी ठनी चित्तर शैली किस शैली की है? तो बणी ठनी चित्तर शैली है यह किशनगढ़ की हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 95 नंबर है, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? अग्निकुंडों के साक्ष्य कालीबंगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान के अंदर के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जय नारायण व्यास हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के पिता के नाम से हैं ये राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और कजली तीज का त्योहार है किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार है यह भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा कजली तीज का त्योहार। और 99 है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग है यह किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो इसके अंतर्गत रणथंबोर दुर्ग को है अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था? तो राष्ट्रपिता का संबोधन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।